अधीन करना पड़ेगा। उदासीनता है पीडीएस या डिपो धारकों के आपकी जो बात है किसानों की, अगर आप बात करते हैं वो बात रखने को तैयार है, इसमें और भी बदलाव आना चाहिए तो हम उसके लिए उस वक्त आप नंबर बिना टैक्स भारत मंडी को खत्म करने का एजेंडा नहीं है। क्या ये उन्हें हमारे मंडी में जो टैक्स लगता है वो बहुत मिनिमम हो, वो मंडी की डेवलपमेंट, सड़कें बन जाए, शेड बन जाए, पीने के पानी की व्यवस्था हो, लेबर को दिक्कत ना हो, किसान के काम पे किसी को और शायद उनको नहीं पता होगा, मैं बताऊं। प्राइवेट कंपनियां जब सरकार ऑलरेडी इतने बड़े टैक्सेस लगा रही है, जो शायद योगेंद्र यादव जी को पता है, उसके बावजूद भी वो उसकी चर्चा नहीं करना चाह रहे। इस सरकार जो है उदासीन है, तो ये क्लैरिफाई हो जाता है साथ में। दो की बड़ी खबर भी है कि एक शिवसेना के नेता फसल पकने से पहले कंपनियों के नाम पर किसान से दस्तखत कराना, उसकी अपनी बड़ी खबर तो मुझे लूट पत्र और मोहर लगवाना, क्या किसान बड़ी कंपनियों के हक ले पाएगा? एक बात बहुत स्पष्ट कह दी गई कानून के किसी भी किसान से उसकी जमीन नहीं ली जाएगी। 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इससे 322 के 6 महीने के आपके पास, मगर इस पर कोई कानून ना होने के कारण 1000 किसानों को मुआवजा कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसान, क्योंकि मैं बहुत सारा ऐसा देखा गया है ये बंद जो है ये किसानों के समर्थन में किया, जो किसान एक बात है उनके लिए दर्द क्यों नहीं होता? आखिर वो भी तो किसान है, वो मर जाए उनके परिवार, तो मुझे नहीं पता कि उनके इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। मैंने इसका मुआवजा तो दे दीजिए सर। जी मेरे सरकार ने आदेश निकाला कि जो किसान आत्महत्या करे, दुष्यंत जी आप बार बार कहते हैं कि राज्य जाए, हमारे हर फसल एमएसपी पर बिकेगी, अधिकारी है एमएसपी पर खरीद कानून या सरकारी आदेश क्यों ना जाए? मैंने देखा ये तो उनका पहला क्वेश्चन भी, तहसीलदार भी नहीं पहुंचे कि एमएसपी के बारे में आप क्या कहते हैं, हमने बता ही दिया। और सरकार इस वक्त आपकी आंख के सामने फसलें एमएसपी पर बिक नहीं रही, ऐसा क्यों? और आत्महत्या फिर क्यों आप कुर्सी से चिपके हुए? जो कलेक्टर ना जाए उसको लात मार के नौकरी से, हमने जितनी एमएसपी की गारंटी दी बहुत ही करप्ट हो चुकी है। अगर योगेंद्र यादव जी को ऐसा लगता है कि किसी की फसल एमएसपी नहीं बिक रही, ढंग से चल नहीं रही है, तो वो उसके प्रमाण हमारे सामने आ नहीं रहा है। कोरोना प्रमाण हमारे सामने, मगर मैं एक बात योगेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, अवधेश जी मुझे अच्छा गंभीर विषय होते ही है वहां पर अधिकारी गड़बड़ करते हैं। क्या आपने राजस्थान से कभी बात की? क्या आपने पंजाब की सरकार से बातचीत की कि 11 फसलें हरियाणा की तरह, दुष्यंत चौटाला की तरह आप क्यों नहीं खरीद रहे? नहीं जवाब दे पाए। और हरियाणा में गारंटी है इस चीज की, और हम ये चाहते हैं सरकार को कानून बनाना चाहिए, एमएसपी पर मोहर लगानी चाहिए, और सरकार भी इस बात के लिए तैयार थी। मगर सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई बना सरकार के चाहने के बाद भी, तो योगेंद्र यादव जैसे, चदूनी जी जैसे स्वयंभू किसान नेता बने, जिनको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट बड़े लगे, और 11 दौर की बातचीत भी बड़ी चीजें किसानों को इस मुद्दे में हासिल हो जाए नहीं होने, उसको आग के हवाले कर दिया। जब देश में एक भी किसान संगठन या किसान नेता इन कानूनों के समर्थन में बोलने को तैयार नहीं, तब देवीलाल जी का पोता या वंशज इनकी ढाल बनकर के क्यों बैठा है? बड़ी अजीब बात है। हम ढाल सरकार की नहीं है, हम ढाल किसान की हैं, और वो दुष्यंत ने साबित कर दिया अपना काम। किसी भी कीमत पर किसानों का इंटरेस्ट, एमएसपी, मंडी,
या जो बड़ी बड़ी बातें इनने कही है, अगर उस पर कोई चोट आएगी तो दुष्यंत चौटाला, योगेंद्र यादव जी, आप जैसे नेताओं की जरूरत नहीं, किसानों के बीच में होगा। हमें कुर्सी का कोई लालच नहीं। दूसरी बात, दीनबंधु सर छोटूराम एक बात कहते थे कि सरकार में रहकर वो काम किए जा सकते हैं जो बाहर रहकर के नहीं किए जा सकते, और वही हमारा मिशन है। 5वें साल में 5100 रुपए पेंशन देना बुजुर्गों को, किसानों को उनके हक दिलवाना, 75% आरक्षण लागू करवाना, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिलवाना, और अन्य बहुत बातें हैं, सुबह से शाम हो जाएगी अगर मैं सभी बातों पर चर्चा करूं, जिसमें से 2-3 बड़े काम हम कर चुके हैं। तो योगेंद्र यादव जी, चंदूनी जी, हम कुर्सी से चिपके हुए नहीं, बल्कि दीनबंधु की सोच पर कुर्सी पर बैठकर, जैसे चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि जन सेवा का माध्यम है, और हिस्टोरिक काम दुष्यंत जी कर रहे हैं। आज इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेगा कोई, मगर आने वाली पीढ़ी, आने वाली पुश्तें इस बात को याद करेंगी कि वो कौन था जिसने 75% का कानून हरियाणा में लेके आया। लोग कह रहे हैं हमें बेनिफिट नहीं मिला। साथियों, बेनिफिट कोरोना के कारण, नई जॉब छोड़ो, पुरानी बच गई, किसी की बड़ी बात। आज अमेज़न आ रही है, आज फ्लिपकार्ट आ रहा है, आज मारुति का नया प्लांट लग रहा है। मैं योगेंद्र जी से पूछता हूं कि जिस दिन रिक्रूटमेंट हो, आप और हम खुद वहां बाहर खड़े हो जाएंगे। योगेंद्र जी, अगर 75% हरियाणा के ना लगे तो हम जिम्मेवार हैं। तो इसलिए सिर्फ इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता, किसी को नीचा दिखाना, किसी को टारगेट करना, मैं ये समझता हूं ये इन 10 क्वेश्चन में था। मैंने मेरे हिसाब से आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए 10 के 10 के जवाब दे दिए आज। अब योगेंद्र यादव कौन है वो तो आप जानते ही हो। यूपीए और कांग्रेस सरकार में 22 कमेटी ऐसी हैं। मैं आपके कैमरे की रील और अपना समय जाया नहीं करना चाहता। सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे और 22 कमेटी में समय समय पर 10 सालों में मेंबर रहे। सोनिया गांधी का खास आदमी, भूपेंद्र हुड्डा का चेला, दुष्यंत के लिए अच्छा बोल सकता है क्या? सोचने की बात। दुष्यंत क्या कर रहे हैं? 11 फसलों पर एमएसपी देश का पहला राज्य, 1300 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि किसानों को गई है। कंपेयर करो योगेंद्र यादव जी, चंदूनी जी, किसी और प्रदेश में गई है क्या? हरियाणा छोटा प्रदेश है, उस हिसाब से इसको वो करके, ड्राफ्ट करके, और इसका एक फॉर्मूला निकाल के बताओ कि दुनिया देश में कोई और राज्य है क्या जहां इतना फायदा किसान को। 21-22 में रबी और खरीफ फसलों की खरीद 30,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में सीधा भुगतान। मैं वीडियो देखता हूं आजकल वीडियो आने लगी कि तीसरे दिन, चौथे दिन खाते में सीधा पैसा। एक किसान नेता है, मैं नाम भूल गया उनका, नौजवान लड़का है भाई, बड़ी लड़ाई लड़ता है किसानों की। उसके पीछे मैंने देखा काफी इंटरव्यूज भी, और वो उसने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया कि सीधा खातों में पैसा जाना ये ऐतिहासिक कदम है जिसको दुष्यंत चौटाला ने और हरियाणा की सरकार ने अपनाया। इसके लिए एक्नॉलेजमेंट चाहता हूं मैं योगेंद्र यादव जी, मगर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो उन्होंने कभी किसी की करी ही नहीं। चाहे मणिपुर में कोई किसी की भैंस मर गई तो वहां जाके धरने पर बैठ गए, ये सोच उनकी रही। चाहे कहीं केरला में, तमिलनाडु में कहीं कोई प्रदर्शन दिख जाए, पहली पंक्ति में मैं झोला उठा के अपना आगे खड़े हो जाना है, वो सोच है, हिमायत की सोच है। 72 घंटे में भुगतान करके दिखाया हमने। लगभग 9% की दर से 1 करोड़ रुपए के राशि का ब्याज भुगतान करवाया। 1800 नई मंडियां बनाई। मैं खुले तौर पे चैलेंज करता हूं, बताओ किस स्टेट में अतिरिक्त मंडियां कोरोना काल में बनी? कोई जवाब नहीं है लोगों के पास। गन्ने पर हमने उचित दाम दिया। हर फैसला इस सरकार का ऐसा है। अब जब धान की खरीद की दिक्कत आई तो दुष्यंत चौटाला ही तो थे। योगेंद्र यादव जी, आप तो नहीं मिलके आए केंद्र में किसी से, दुष्यंत चौटाला ही तो थे जो जाकर के इसकी खरीद शुरू करवाए।
तो साथियों ऐसे बहुत ऐतिहासिक कदम है, मैं गिनना चाहूं तो लंबा समय लग जाएगा। मेरा आज आपके बीच में आने का मकसद ये है, अब मेरे 2, 4, 5 सवाल हैं जो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे इंपॉर्टेंट है। झज्जर के अंदर पटोदा में एक रैली होती है, विशाल रैली होती है, आप सबके संज्ञान में है। उस झज्जर की रैली में योगेंद्र यादव और चंदूनी कहां थे और स्वयंभू किसान संगठन कहां थे, मेरा बड़ा क्वेश्चन है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और दुष्यंत चौटाला का जब हेलीकॉप्टर उतरा तो वहां विरोध, यानी एक जिले के अंदर एक तो कार्यक्रम पॉलिटिकल, जिसका तुम पॉलिटिकल कहते हो कि हम नहीं होने देंगे, हर जगह विरोध करेंगे, कोई नहीं आया। और दुष्यंत चौटाला तो कॉलेज के अंदर प्रोग्राम कर रहे थे, सरकारी कोई नहीं, वो उसके उद्घाटन करने थे, उनके प्रोग्राम थे, कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं थी, लोगों के भले के लिए था। दुष्यंत चौटाला का विरोध करने आए। मैंने जिस दिन पीछे बोला, कहा क्या आप मानेसर आओगे, तो टेलीफोन ऑफ करके बैठ गए ये लोग, ना चंदूनी का नंबर मिले ना योगेंद्र यादव का मिले। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि हम जाएंगे, मुझे तो एक भी नजर नहीं आया, आपको आया क्या किसी को? ये पिक एंड चूज की रणनीति इन 2 लोगों की हरियाणा में आग लगाने वाले 2 लोग हैं। एसकेएम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हम उनका आदर करते हैं, मगर हरियाणा में माहौल बिगाड़ने वाले ये 2 लोगों से पूछता हूं कि आप मानेसर में क्यों नहीं नजर आए भाई? इसका मतलब आपकी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं, आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष दुष्यंत चौटाला को डिफेम करने के लिए, दुष्यंत चौटाला को नीचा दिखाने के लिए। 33 साल का नौजवान हरियाणा के विकास की गति पर आगे बढ़ाना चाहता है, उसको पीछे खींचने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आज ये साफ है। बाजरे के लिए बड़ा प्रश्न, हमारी खरीद हरियाणा में हो रही है, क्या चंदूनी ने और योगेंद्र यादव जी ने कभी भी राजस्थान में जाकर के बाजरे की फसल के लिए कोई आंदोलन किया क्या? या किसी भी नेता ने बाजरे की फसल के लिए कोई आंदोलन किया क्या? मेरा बड़ा प्रश्न है। हम उनका बाजरा खरीद रहे हैं, ये ऐतिहासिक और बड़ा दिल जैसे चौधरी देवीलाल जी का हुआ करता, वो सोच पर दुष्यंत जी और ये सरकार बैठी। मेरा तीसरा प्रश्न, क्या पंजाब में 11 या 11 से ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीद हो, इसके लिए पंजाब में जाकर या पंजाब की सरकार के खिलाफ आपने कोई प्रदर्शन किया या एजिटेशन किया, आंदोलन चलाया क्या? मेरा चौथा प्रश्न, सबसे ज्यादा गन्ने की पेंडिंग पेमेंट उत्तर प्रदेश में है, क्या आपने या चंदूनी जी ने कभी यूपी में जाकर गन्ना किसानों की हिमायत के लिए एक भी बार आवाज उठाई? टिकैत साहब और टिकैत साहब का खानदान बड़ा पुराना और मजबूत आवाज उठाने वाला खानदान रहा, जिन्हें सदैव गन्ने के किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। क्या कभी टिकैत साहब के साथ भी स्टेज साझा करके आपने वहां के गन्ना किसानों की चिंता की क्या? नहीं की। अगर की है तो वो उसका प्रमाण है। जब दुष्यंत जी ने मीडिएशन की बात की बार बार, ये मेरा चौथा पांचवा हो गया, शायद पांचवा प्रश्न, मीडिएशन की बात की कि मैं आपकी वकालत करता हूं क्योंकि आप बार बार मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, बार बार आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपकी मीडिएशन करने को तैयार हूं, मैं आपके बीच में आकर केंद्र की सरकार से यह लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। क्या योगेंद्र जी ने और चंदूनी जी ने, जो हरियाणा के हैं, हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कोई एरा गेरा नथु गेरा की बात नहीं कर रहा मैं, जिस पर इतने आरोप लगाते हो, जिसका इतना विरोध करते हो, जब उसने ये कहा कि हां अगर कोई और तैयार नहीं तो मैं आपकी बात को रखने को तैयार हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, क्या आपने एसकेएम की संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में दुष्यंत चौटाला जी की कही हुई बात को उठाया थे कि हां हमने सबको अजमा लिया, एक बार इस मौके नया लड़का है दुष्यंत, पद भी है, कद भी है, इसकी बात को भी एक बार आजमा के देख लो? कोई जवाब नहीं होगा। दुष्यंत जी ने कहा एमएसपी की गारंटी के लिए, तब सबसे बड़ी अड़चन ये लोग बने।
डिमांड रेजिग्नेशन की करते हैं। हमारे तो सबसे पीछे एक ही बात के लिए पड़े हैं ना, भाई रेजिग्नेशन दे दो। लास्ट क्वेश्चन भी यही था उनका, तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी। चंदूनी जी दवाली में क्या कह के आए, 2 दिन पहले की आपने सुनी होगी कि जो लड़ाई विधानसभा में रह के लड़ी जा सकती है वो इस्तीफा देकर नहीं लड़ी जा सकती। ये बात कही नहीं कही, तो फिर हमारे से किस बात पर इस्तीफा। कुछ किसान नेता ये कहते हैं कई बार, ये मेरे 6 प्रश्न थे जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 6 के 6 प्रश्न लिखित तौर पे भी हम आपको दे देंगे, कि उनके सामने आप जरूर रखिएगा, और एक का भी उत्तर नहीं मिल पाएगा, मैं 10 के उत्तर दे चुका हूं। इसके साथ साथ एक बड़ी बात थी कोर्ट की। कोर्ट किसानों का एसडीएम नहीं, कोर्ट में उनकी सुनवाई हो, इस बात के लिए पूरी तरह हम तैयार हैं। केंद्र की सरकार के सामने रखने और हिमायत करने के लिए, ये नहीं किसी भी और मुद्दे पर किसानों के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो, इसके लिए हम पूरी तौर पर तैयार हैं, हमें कोई शंका नहीं। एमएसपी की गारंटी के लिए हम पूरी तौर पर तैयार हैं। सम्मानित साथियों, ये 6 प्रश्न मैंने उनके सामने आज आपके माध्यम से रखे। मुझे उम्मीद है कि उनका उत्तर मुझे ये दोनों नेता बहुत जल्द देंगे, और फिर उसके बाद अगर किसी भी तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर अगला 1 महीना 30 दिन, आज 12 तारीख है, त्योहार का भी सीजन है, मैं कहता हूं 1 महीना दिवाली के बाद भी पूरे हरियाणा में, देखो हुड़दंगी करने से, हू हल्ला करने से, पत्थर फेंकने से, शीशे तोड़ने से तो कुछ नहीं होगा। हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जी रहे हैं। अगले 1 महीने में किसी भी मुद्दे पर, किसानों की हिमायत के किसी भी मुद्दे पर, इन तीनों कानूनों पर नहीं, किसी भी मुद्दे पर चंदूनी जी या योगेंद्र यादव जी सार्वजनिक डिबेट कर लें हमारे से, और मीडिया के सामने कर लें, किसी से बात छुपी ना रहे। मैं आज खुली चुनौती दे रहा हूं। मेरी एक चुनौती तो वो स्वीकार नहीं पाए, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि उनके पेट का दर्द क्या था। आज ये किसानों को पता चलना चाहिए, हमारे परिवार के लोग जो किसान हैं, जो ये सोच रहे हैं, इनकी बातों पर विश्वास कर करके सर्दी गर्मी बरसात की चिंता ना किए सड़कों पर बैठकर एजिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये लीडर लीड करता है मूवमेंट। आज मेरा उनसे इस पर कोई भी डिबेट के लिए वो अगर तैयार हो, किसी भी चैनल पर तैयार हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर तैयार हो, या सार्वजनिक तौर पर तैयार हो, हम भी तैयार। हाँ, वो ये कहें लाठी चला लो और पत्थर फेंक लो और हुड़दंगी कर लो, नहीं, ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं। डेमोक्रेसी में वाद विवाद कर, बातचीत कर, डिबेट कर फैक्ट्स पर बात हो सकती है, और फैक्ट्स में हम कहीं भी पीछे हो तो हम इस बात के लिए जिम्मेवार हैं। जवाब नहीं होगा इनके पास। कुछ लोग ये कहते हैं कई बार, इन्हीं के लोग, कि तुम इस्तीफा दो। हम कहते हैं हम आपकी हर बात कराने को तैयार हैं। वहीं कुछ लोग ये कहते हैं तुम्हारे पल्ले क्या है, इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं, इन पे वो ना करिए। तो भाई पल्ले नहीं तो हमें अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। ये दो मुंह साफ, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। फैक्ट्स पे आज कोई बात नहीं करना चाह रहा, डिफेम करना चाहता है। और हम अब तक चुप थे, इसलिए चुप थे क्योंकि किसान सब जानते हैं, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, किसान, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इस पे कोई भी एक भी बात, छोटी सी बात बहुत इमोशंस पे क्रिएट हो सकती है। मगर अब हद पार तब होती है जब इनका दोगला रवैया साफ नजर आता है, किसी और के लिए कुछ, किसी और के लिए कुछ। तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारी इस चुनौती को एक्सेप्ट करें। जहां कहीं भी वो बोलेंगे हम उनके साथ डिबेट करेंगे, खुले तौर पर डिबेट करेंगे, और निश्चित तौर पर लोगों के सामने ये आ जाना चाहिए कि असली पिक्चर क्या है।
कौन किसका स्पॉन्सर्ड एजेंट है और कौन असली मायने में चौधरी देवीलाल के पथ पर चल करके किसानों का हिमायती है। मैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का आदर करता हूं, उनका सम्मान करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि दुष्यंत जी की जो रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है कि इसको लंबा ना खींचे, क्योंकि लाखों लोग आज जो संघर्ष कर रहे हैं वो अल्टीमेटली अपने लीडर्स पर विश्वास करके कर रहे हैं। उन लीडर्स की जिम्मेवारी है कि वो केंद्र की सरकार से जल्द बातचीत शुरू करें। आप हमें माध्यम बनाना चाहें, आधी रात को चाहें, मैंने कहा था पहले कि दुष्यंत जी अपनी बस लेकर के आ जाएंगे, उसमें आप सबको साथ बिठा करके चाहे केंद्र में किसी स्तर पर बातचीत करनी हो, हम कर करके आपके हिमायती हैं, हम आपके हैं। हमें दूसरी नजरों से ये जो लोग दिखाना चाह रहे हैं, इनकी सच्चाई कम से कम सामने आ जाए। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रैक्टिकल फैक्ट्स पर जो चीजें कागज पर हैं, हवाई नहीं है, उस पर मैंने आज आप लोगों से ये कुछ बातें की। आप आए, शामिल हुए, आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार और सभी नेता आए, मैं इन सबका भी आभार। धन्यवाद। कोई आपका क्वेश्चन हो? तो जननायक जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसकी जानकारी हम दे रहे हैं। और दिग्विजय सिंह चौटाला ने जो है निशाना साधा किसान नेताओं के ऊपर। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, दिग्विजय चौटाला इसमें मौजूद हैं और अब वो सवाल ले रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कानून का राज है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक और अनाउंसमेंट जो दुष्यंत जी ने आज करी है बाजरे की खरीद की, कि हैफेड और वेयर हाउसिंग बाजरे की सरकारी खरीद करेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक है। जी इसमें जो किसान की ऐसी कोई बात नहीं होगी, कोई बिंदु नहीं होगा तो वो वापिस बारे में आप हिमायत करेंगे। आपकी नजर में तीनों जो कानून हैं उसमें क्या क्या ऐसे बिंदु हैं जो सर बदलाव जो इस देश की बात करें, जो इस देश की फार्मिंग है वो बहुत वाइब्रेंट है। मैं आपका पॉइंट समझ गया सर, मैं आपका बिल्कुल समझ गया, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं थोड़ा सा शुरुआत इसकी वजह से कर रहा हूं। बहुत वाइब्रेंट है। हमारे यहां पे अलग फसलें हैं, नीचे चले जाएंगे तो वहां की अलग फसलें हैं, हर देश के अलग राज्य में अलग फसलें हैं। कई जगह सब्जियों की फार्मिंग है, फ्रूट्स की फार्मिंग है, हर जगह की अलग समस्याएं हैं। बड़े तौर पर ये ही मुख्य बिंदु है। एक एमएसपी का हो जो आपने बात कही, एक कोर्ट का मामला है जो बिल्कुल हम मानते हैं कि गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। ऐसे ये जो दो चार मामले इनके हैं बड़े, इस पर हमारी और उनकी राय में कोई फर्क नहीं है। केंद्र की सरकार की राय में और उनकी राय में कोई फर्क नहीं है। मैं बड़ी बात ना कहूं, अगर ये कहते हैं कि रिपील भी हो, यानी लॉ वापस हो, तो भी बातचीत से ही होंगे ना जी। कोई भी किसी समस्या का हल बातचीत से ही होगा ना जी। पत्थर मारने से, डंडा चलाने से फिर कैसे होगा? तो हालात खराब करेंगे आप। इन लॉज में बदलाव लाना चाहते हैं तो दुष्यंत चौटाला आपके लिए तैयार है, हर मौके तैयार है। आप आजमा के तो देखो। सिर्फ कह देने से इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा देने का मतलब है कांग्रेस को मजबूत करना। और कांग्रेस को मजबूत कौन करना चाहता है? जिनके मैंने नाम लिए नहीं, तो तय है। जो उनके सहयोगी रहे होंगे उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो रखते ही होंगे ना। मैडम गांधी के जो पॉलिटिकल एडवाइजर रहे होंगे, 10-10 साल 22-22 कमेटियों की मलाई चाटी होगी, वो सॉफ्ट कॉर्नर तो रखेंगे ही ना। दुष्यंत चौटाला को टारगेट करने का मैं समझता हूं, मेरी राजनीतिक सोच समझ में इसका इशारा अकबर रोड से आया और कहीं से नहीं, और ये उनके एजेंट हैं। इसी के साथ बहुत जुड़ा जी सर, जो आपने कहा कि 2-3 बिंदु आपको समझ आ रहे हैं कि बदले जाने चाहिए। जी सर। क्या क्योंकि समय संगठन में है, पोस्ट पे है, क्या आप संगठन की तरफ से सरकार में दुष्यंत जी को कहेंगे कि केंद्र से इस बारे में बातचीत की जाए, या सर दुष्यंत जी तो समय समय पर, एक बार नहीं अनेकों बार, सर इन बिंदुओं पर भी
और इससे आगे भी मैं कहता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई है दुष्यंत, आप खुले तौर पर दुष्यंत को निमंत्रण क्यों नहीं देते? एक मौके एसकेएम को अगर जरूरत पड़े, अगर वो कहते हैं देवीलाल का पड़पोता जिम्मेवार आज पद पर बैठा है, मैं एसकेएम की तरफ से नहीं पूछ रहा है, पत्रकार नहीं आपकी बात ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसा कोई इसमें या कोई बात करने जा रहे हैं, पहले तो सरकार से सर आज तो कोर्ट ने ही 1.5 साल के लिए उन कानूनों को स्टे कर दिया। सरकार कह रही है कि इन 1.5 सालों के अंदर हम इसका हल निकाल देंगे। हम तो समय समय पर मिलकर के केंद्र के लोगों से दुष्यंत जी बातचीत करते रहे हैं और इसके हल की तरफ हम आगे भी बढ़े, मगर हल तब होगा जब आंदोलन में बैठे लोग सरकार के साथ आकर के फैसला करें। सर 10वें दौर की बातचीत में लगभग 18 अमेंडमेंट्स के ऊपर सहमति बनी थी। 11वें में आके पट्टियां रख दी थी कि ये तीनों कानून रिपील हो और एमएसपी की गारंटी एक्ट मिले। तो अब बात एमएसपी वाली बात तो सरकार मानी गई नहीं, वो तीनों वापस लेना और एमएसपी गारंटी दोनों पर एक साथ बातचीत बनी थी। वो मुंह पे पट्टियां लगा के बैनर लेके बैठ गए थे, तो उसके बाद बातचीत का तो मैंने कहा कि अल्टीमेट कंक्लूजन भी तभी होगा ना, 11वें दौर की बातचीत तक आप आ गए। आपने कितनी प्रोग्रेस की पहले दिन से और 11वीं दौर तक? करे ना जी, क्या पता और सारी बातें मान ली जाती। मैं इसको ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज और कहना चाहूंगा। ये तो रही मेरी पार्टी की बात। मेरी सोच ये कहती है कि पंजाब का इलेक्शन हो जाने दो, आपको वहां कोई भी नजर नहीं आएगा पंजाब का, फिर हमारे वाले बेचारे बच जाएंगे। ये देखेंगे कि जो लोग हमें लीड कर रहे थे वो चले कहां गए, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो जाएगा। ये मेरी सोच कहती है, मैं मानता हूं इस चीज। दिग्विजय जी, अभी योगेंद्र यादव जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था तो सिरसा जा रहे थे दुष्यंत चौटाला जी के घर का घेराव करने। तो मैंने अगली बार वो सिरसा आएंगे ना तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा टाइम लेके। मैंने भी उनसे यही सवाल पूछा था। मैंने कहा ये आप मुख्यमंत्री को जो लीड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उनके बजाय आप डिप्टी सीएम को टारगेट पे ले रहे हैं, इसकी कोई खास विशेष प्रेस की? वो तो आप जानते हो। तो उन्होंने कहा कि ये जो दुष्यंत चौटाला है ये राहुल देवीलाल के परिवार से, किसान परिवार अपने आप को कहते हैं, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इनकी है इन कानूनों को वापस दिलवाने की या किसानों के साथ। जिन्हें वोट डाले उनकी नहीं है, ये उनका कहना था। आप पूछो ना, जिन्हें वोट डाले उनकी जिम्मेवारी नहीं है, और दुष्यंत जो आपका हिमायती बनकर आपकी लड़ाई लड़ रहा है उसकी जिम्मेवारी। मतलब मैंने इससे हास्यास्पद बात नहीं सुनी आज तक। फिर भी दुष्यंत आपके लिए प्रयास कर रहा है, फिर भी टारगेट वही बने। आपने एक बात और कही कि ये जैसे पटोदा जिन्होंने वोट डाली, क्या उनसे कभी मैं ये नहीं कहता कि कानून गलत है या सही, ये तो बहुत हाइपोथेटिकल हो जाएगा, इस पर बाद में चर्चा करेंगे जब कभी ये इन पर फैसला आ जाए। मैं ये कहता हूं कि क्या प्रयास भी किया गया, क्या उन 10 लोगों से बातचीत कर करके नहीं किया, फिर भी हम तैयार हैं, जबकि हमारा एक वोट नहीं डला ना हमारा कोई मेंबर, फिर भी हम तैयार हैं कि हम आपकी बातचीत करते हैं। एक बात आपने और कही कि जैसे पटोदा रैली का जिक्र किया आपने कि ये नेता राम रशीद की रैली, क्योंकि उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? आपको क्या लगता है? मैंने नहीं कहा कि उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं, मैंने कहा कि अगर बीजेपी और जेजेपी के सभी नेताओं का विरोध है तो किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम के अंदर जो कि होता है, हजारों लोग एकत्रित होते हैं, वहां पर एक भी आदमी नजर क्यों नहीं आता? मेरा एक बड़ा सवाल है। और मेरे हिसाब से अगर मैं आपके साथ, मेरे कोई आज के नहीं, मैं तो इनसो के समय से आप सब लोगों को जानता हूं, इस बात को तो मन ही मन आप कह नहीं सकते, मानते तो आप भी हैं, कहेंगे नहीं, वो आपकी मजबूरी है क्योंकि आप उस एंड पे बैठे हैं। दिग्विजय जी, आपने कहा कि सरकार जो है एक स्टेज पर एमएसपी पर कानून बनाने के लिए तैयार थी और चढ़ूनी और यादव ने उसका विरोध किया, तो किस स्टेज पर? चढ़ूनी और यादव 2 लोग हैं, अन्य भी कई और लोग हैं। ये लोग जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जब कोई बात बढ़ती लगती है तो इनको इशारा है कि बात नहीं बढ़ने दें। मैं ही मानता, सीधा आरोप यह है कि ये समझौता नहीं होने देना चाहते। सही है सर, आप भी रिपील के पक्ष में हैं? मैं रिपील के पक्ष में नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि किसानों की जो बात किसान कर रहे हैं, वो वहां इतने लाखों लोग, हजारों लोग जो बैठे हैं या समय समय पर गए हैं, वो यूं नहीं गए, उनकी कोई भावना है, उनकी भावना की कदर होनी चाहिए और उनकी हर संभव लड़ाई में हम उनके भागीदार हैं, हम उनके सहयोगी हैं और सरकार के अंदर रह करके उनके लिए हर वो काम कर रहे हैं जो ऐतिहासिक होगा, जिसको वो आने वाली पीढ़ियां याद करें।
दिग्विजय जी, जी सर। एक आपने कहा कि आपकी पार्टी संसद में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती। जी सर, जी। अगर होता तो क्या आप पक्ष में ये फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। वो तो ये वाली बात होगी कि कानून, अब आज तो कानून लागू ही नहीं हुआ। वैसे आपने कहा सर, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है ना फसल चले जाएगी, हमारे खेत चले जाएंगे, हमारी जमीन चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, तो हम उसको अपनी उसमें डिस्कस करते और मैं आपको बेहतर जवाब दे पाता, जो मेंबर होता उससे डिस्कस करते और सारी बातों को आपके सामने रखते। अगर वो बहुत हाइपोथेटिकल बात होगी ना, हम आपके माध्यम से किसानों से ये कह रहे हैं, हम आपकी हर बात से सहमत हैं, मगर जरिया वार्तालाप से होगा, ना कि जो हो रहा है उससे। थैंक यू। एक सवाल सर, इलाहाबाद को लेकर इससे अब वो बहुत डाइवर्ट हो जाएगा। चलो करो। इलाहाबाद में आप होके भी आए हैं, वहाँ पे तो कैंडिडेट सबके डिक्लेयर हो गए हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं मुकाबले को, और गठबंधन कहाँ खड़ा है? मुकाबला त्रिकोणीय है। 3 हमारा गठबंधन, बीजेपी, जेजेपी, उधर कांग्रेस और उधर आईएनएल, ये 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही। मैं ये मानता हूं कि इसका जो एंड रिजल्ट होगा, हमारा बागड़ी बेल्ट बहुत साइलेंट वोटर है, वहां पर ज्यादा। मैं ये मानता हूं कि अंडर करंट बहुत बड़ा है और ये जो सूखे इमोशंस हैं, इसका कोई कुछ नहीं होगा। जो ये ड्रामा, पहले इस्तीफा दिया ये कह करके विधानसभा में कि मैं यहां का मुंह तब देखूंगा जब इनको रिपील करा लूंगा, अब वो रिपील भी नहीं हुए। अब ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए चुन के जाऊंगा कि मैं इनको रिपील करा लाऊंगा, जबकि होने केंद्र से हैं। तो किसी ने ये पूछा कि अगर फिर भी नहीं हुए, बोला फिर इस्तीफा दे दूंगा। इलाहाबाद की जनता तो इसके इस्तीफा खेल में अटकी रहे। तो मैं कह रहा हूं अंडर करंट समझदार लोग जो है ना हमारे इलाके के बहुत हैं। नीचे नीचे मैं ये मानता हूं कि हमारी जो जीत का मार्जिन होगा, मेरे हिसाब से 15, 20, 25 हजार तक है। एक बात सर, एक चर्चा चल रही है कि कांग्रेस जो है अपने कैंडिडेट को नहीं जिताना चाहती, वो चाहती है कि अगर किसान आंदोलन जिंदा रहे तो क्यों ना इसका फायदा इनेलो को देने की कोशिश की। ये अजीब सी बात है, कांग्रेस कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट हराना क्यों चाहेगी? ये तो मेरी चर्चा चल रही है, आप भी मानते हैं ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी ऐसा है ना जी, लोग कांग्रेस के जिताने से कोई जीतेगा नहीं, किसी के हराने से कोई हारेगा नहीं। लोगों ने फैसला करना है। भय की, आतंक की, डराने धमकाने की अब राजनीति का समय चला। अब लोग मधुर भाषी को, जो लोगों के बीच में रहे, उसकी बात करते हैं। जो लोग 11 बजे उठा करते थे, वो आजकल 7 बजे उठ के मंदिर जाने लगे। देखो ना समय, जो कह रहे थे कि घर बैठे 70,000 से जीता बैठा हूं, कोई हराने वाला नहीं। लोग नवरात्रों में शुरुआत करते हैं, वो नवरात्रों से पहले ही घर घर घूमने लगे। तो चिंता कितनी बड़ी है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब वहां घूमोगे आपको पता चल जाएगा। मैं कहता हूं आप भी ऊपर जाके देख के आओ। अंडर करंट जिसको कहते हैं, गुरुद्वारे से जब बाहर निकाल करके उन गुंडों ने, बदमाशों ने फेंका कैंडिडेट को, तो उसका शहर में इतना बड़ा अंडर करंट गया। हर कम्युनिटी ने कहा कि ये इससे ज्यादा शैलो काम नहीं हो सकता जो आज हुआ। किसी के रिलीजियस राइट को थोड़ी रोक सकते हो आप। मतलब कल को तो खाना पीना भी बंद कर देंगे। ये तो इस तरह की अराजकता पे उतारू हो गई, ये जो इस तरह के। और ये गाइडेड कौन है? गाइड कौन कर रहा है? गाइड तो वही लोग कर रहे हैं जिसको इन चुनावों से खुद का बेनिफिट है, उस इलाके का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है सर। तो आप सुन रहे थे दिग्विजय चौटाला को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और जननायक जनता पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिनके नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी यहां पर मौजूद थे और कुछ लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय ने बड़ा आरोप जो है वो किसान नेताओं पर लगाया। चढ़ुनी और योगेंद्र यादव, ये दोनों किसान नेता मुख्यतः दिग्विजय चौटाला के निशाने पर रहे। एमएसपी पर मोहर लगनी चाहिए, दिग्विजय चौटाला ने ये बात भी कही। और इसके साथ साथ उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि कोई भी समाधान हो वो बातचीत के द्वारा ही निकलेगा। लेकिन किसान नेता नहीं चाहते हैं कि बातचीत हो और समाधान निकल पाए। उन्होंने ये भी कहा कि 11 फसलों पर एमएसपी देने वाला हरियाणा जो है वो देश का पहला राज्य बना है। उनका ये भी कहना है कि किसान जहां चाहें
दुष्यंत उनकी बात रखने के लिए तैयार हैं। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर भी दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि एलनाबाद में त्रिकोणीय मुकाबला है और डराकर धमकाकर राजनीति करने का समय खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास साइलेंट वोटर है, साइलेंट अंडर करंट है जो कि गठबंधन के पक्ष में वोट करेगा। उन्होंने कहा कि अब डराने और धमकाने की राजनीति का समय नहीं है, वो खत्म हो गया है। तो चंडीगढ़ में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जननायक जनता पार्टी की, जिसमें दिग्विजय सिंह चौटाला जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही उन्होंने आक्रामकता के साथ की, जब कुछ किसान नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रायोजित इस आंदोलन को करार दिया और साथ साथ ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि ये पूरा आंदोलन जो है वो अकबर रोड से चल रहा है। सीधा सीधा उनका जो निशाना है वो 24 अकबर रोड यानी कि कांग्रेस कार्यालय पर था। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि हालांकि ये बात कहने से पहले उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड शब्द का इस्तेमाल किया कि ये मेरी पार्टी का नहीं बल्कि मेरा मानना है कि पंजाब चुनाव के बाद ये आंदोलन जो है अपने आप ढीला और फीका पड़ने लगेगा। दिग्विजय सिंह चौटाला ने राजनीतिक रूप से प्रायोजित इस आंदोलन को बताया और इसके साथ साथ एलनाबाद में ये कहा कि यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला है, अब डराकर धमकाकर राजनीति करने का समय खत्म हो गया है।